जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूनाइटेड लर्निंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं आगे के केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। ठीक है, पिछली वीडियो आपने देखा होगा और हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस टेक प्लेस इन लेक्स ड्यूरिंग यूरोफिकेशन। तो यूरोफिकेशन प्रोसेस क्या होता है, कौन सा प्रोसेस टेक प्लेस होता है? तो दे रहा है रैपिड डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्गी ग्रोथ। एल्गी ग्रोथ ये होगा ALGAE, एल्गी ग्रोथ। एक्सेसिव एबिलिटी ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, लॉस ऑफ डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द वाटर, एक्सेसिव एंट्री ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू द वाटर। तो देखो यूट्रोफिकेशन क्या है, EUTR होगा यहाँ पे, यूट्रोफिकेशन। तो होता क्या है यूट्रोफिकेशन, अगर कहें तो इसमें क्या होता है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, अगर कहें क्या होता है, इंक्रीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं। जैसे कौन कौन से हो जाएंगे वो, दैट इज नाइट्रोजन हो जाएगा और आपका फास्फोरस, नाइट्रोजन पोटेशियम हो जाएगा, पोटेशियम। तो नाइट्रोजन कहाँ से आता है, नाइट्रोजन आपका आता है, ये एग्रीकल्चर से आता है, पानी के अंदर जो आएगा एग्रीकल्चर से एंट्री आ जाएगा। और पोटेशियम जो होता है वो कहाँ से आएगा, ये आपके हाउस होल्ड घर के जो कचरे वगैरह होते हैं या इंडस्ट्री से निकल के आएगा, इंडस्ट्री से निकल के आता है पोटेशियम। अब ये क्या करेगा, इसके जब ये इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, एल्गी की मात्रा वाटर में क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। एल्गी जो होता है, अगर हिंदी भाषा में कहें तो जलकुंभी कहते हैं, पानी में खूब सारी निकली रहती है उसे कहते हैं। तो इसकी मात्रा इंक्रीज कर जाएगी, एल्गी की मात्रा। अब जब ये इसकी मात्रा जब बढ़ेगी तो जब एक्सेस मात्रा होगी तो इसमें कुछ सड़ेंगे भी, डेड हो जाएंगे। तो जो डेड एल्गी होंगे जाके पानी के नीचे बैठ जाएंगे। अब क्या करेंगे, जब ये पानी के अंदर बैठ जाएंगे, कौन, ये एल्गी, डेड एल्गी पानी के अंदर बैठेंगे तो इसको बैक्टीरिया क्या करेंगे, इसको सड़ाने लगेंगे, उसको सड़ाएंगे, उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। और जब इसको डिस्ट्रॉय करेंगे तो जो बैक्टीरिया होंगे वो वाटर में जो ऑक्सीजन उसका कंजप्शन करेंगे, वाटर को लेंगे, एक्सेस वाटर में जो ऑक्सीजन घुली उसको ले लेंगे, जिससे वाटर में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब वाटर में ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी, घट जाएगी, तो भैया वो पानी क्या हो गया, पॉइजन हो गया, जहरीला पानी हो जाएगा। अगर पानी से ऑक्सीजन हटा दीजिए तो पानी जहरीला हो गया, पॉइजन वाटर हो गया। और अगर वो पानी जहरीला हो गया तो उसके जो एक्वेटिक लाइफ जो भी होगी वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। पानी वाले जो जीव जंतु वो मर जाएंगे। तो आप यूट्रोफिकेशन क्या होता समझ गया। तो उसका कारण क्या था, इंक्रीज इन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का बढ़ना, और हिसाब से सही आंसर हो जाएगा एक्सेसिव एंट्री ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू वाटर। बढ़ेंगे जिससे कि जो एल्गी की ग्रोथ की मात्रा वो बढ़ जाएगी। जब एल्गी खूब सारे बढ़ेंगे तो उसमें जब बढ़ेंगे एक्सेस होंगे तो नीचे जाके बैठेंगे, वो सड़ेंगे, डेड एल्गी भी बनेंगे। डेड एल्गी जब सड़ेंगे तो बैक्टीरिया को सड़ाने में काम करेंगे, उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, जिससे वो वाटर में घुली ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे, जिससे पानी के नीचे जो ऑक्सीजन की जो मात्रा है वाटर में वो घटेगी और एक्वेटिक लाइफ समाप्त हो जाएंगे। तो उस प्रोसेस इसको कहते हैं क्या, यूट्रोफिकेशन। और इसमें जो है इसका अगर देखा जाए ऑप्शन तो डी ऑप्शन सही होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, व्हाट इज यूट्रोफिकेशन। तो ये प्रोसेस आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर इन विच द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिसअपीयर एज वन मूव अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी आपको ऑर्डर बताना, क्रम बताना है कि जब वो अर्थ सरफेस के एटमॉस्फेयर से गैसेस निकलेंगी तो वो सबसे पहले ऑर्डर बताना कौन डिसअपीयर होगी, कौन सी नहीं होगी। ऑप्शन दे रखा है, देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो कौन कौन से हम देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, फिर हमारा है ऑक्सीजन O2 और फिर नाइट्रोजन N2। तो अगर देखें इस क्रम में तो इसको हम इसका मास निकालेंगे।
तो कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 2, तो 12 प्लस 32 आ गया हमारा 44 ग्राम। ठीक, O2 को निकालोगे तो 16 इंटू 2 आ जाएगा आपका 32, और नाइट्रोजन निकालोगे तो 14 इंटू 2 आ जाएगा। आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए 28, 32 ग्राम 28 ग्राम। अब देखो इसमें सबसे हल्का कौन है, नाइट्रोजन। तो जो नाइट्रोजन सबसे हल्का है तो सबसे ऊपर तक जाएगा, ठीक है, ये सबसे ऊपर तक जाएगा, ठीक है। फिर उससे हल्का कौन है, ऑक्सीजन, तो ये मतलब एटमॉस्फेयर के ऊपर तक जाएगा। और फिर लास्ट में कौन है, सबसे भारी, जो सबसे भारी और सबसे नीचे रहेगा देर में जाएगा, और जो सबसे हल्का है वो आपका सबसे ऊपर तक जाएगा। तो क्रम हो गया, सबसे लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन जाएगा, ठीक है। क्या पूछा, डिजापियर वन, तो ऑर्डर डिजापियर, सबसे पहले डिजापियर कौन होगा, तो नाइट्रोजन देन कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं देन O2 देन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्सीजन देन कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑप्शन सही हो। डिजापियर गायब कौन होगा, तो सबसे पहले नाइट्रोजन क्योंकि सबसे हल्का है, फिर ऑक्सीजन, फिर नंबर 2 पे हल्का है, ग्राम में आ रहा है 32 ग्राम आ रहा है, और फिर लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी एटमॉस्फेयर से बाहर। तो याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, द मेजर कंबस्टिबल कंपोनेंट ऑफ काउडंग और गैस, गोबर गैस, गोबर गैस को हम जो बनता है काउडंग जनरली बनता है, काउडंग से बनता है, ठीक है। तो इसलिए काउडंग भी कहा गया है गोबर गैस, और इसको हम ये बनता है, काउडंग हो गया या वेजिटेबल वेस्ट हो गया, और या फिर आप कह सकते हैं प्लांट वेस्ट हो गया, ठीक है। ये 3 चीज़ें होती मेनली। इनका क्या होता है, इनको हम बरीड कर देंगे, यानी ज़मीन के अंदर इसको बरीड करते हैं, इन द अब्सेंस ऑफ एयर, करेंगे, अब्सेंस ऑफ एयर इसको हम बरीड कर दें ज़मीन के अंदर, तो क्या होगा, इन द अब्सेंस ऑफ एयर हम इसको क्या करेंगे, बरीड करते हैं ज़मीन के अंदर, उसको दबा देते हैं, तो वहाँ से जो है वो गोबर गैस, जिसको हम और क्या कहते हैं, इसको हम बायोगैस जो होती है वो प्रोड्यूस होती है, बायोगैस प्रोड्यूस होती है। इसके मेन कंपोनेंट जो होते हैं वो होता है आपका मीथेन होता है, और दूसरा होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जिसकी इसकी मात्रा 60 से 70%, बाकी इसी बच की 30% इसकी मात्रा रहेगी। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें 30 से 40% कह लीजिए, ये हो जाएगी, ठीक है। तो मीथेन पूछा, मीथेन का फार्मूला होता है CH4 होता है। इसको जो है मार्स गैस, MARSH, मार्स गैस भी कहते हैं, याद रखना, मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं, और इसका ये अधिकतर दलदल वाली जगहों पर पाई जाती है, भी आप कह सकते हैं। तो बायोगैस का हो जाएगा, तो ऑप्शन जो होगा मीथेन, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो गोबर गैस को बायोगैस कहते हैं, काऊ डंग वेजिटेबल वेस्ट, प्लांट वेस्ट को बरीड करके एयर में जो है अब्सेंस ऑफ एयर होगा भैया, इन द अब्सेंस ऑफ एयर रहेगा, ठीक है। एनएरोबिक अभिक्रिया वहाँ पे रिएक्शन होती है, तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। मीथेन की मात्रा 60-70% होती है, 30 से गोबर है, तो इसका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे कौन सा एलिमेंट है जो लिक्विड अवस्था, द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो याद रखना, पूरे पीरियोडिक टेबल में 2 एलिमेंट हैं जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं एट रूम टेम्परेचर, और वो है आपका, एक है ब्रोमीन जिसका सिंबल होता है Br, और एक आपका है कौन, मरकरी जिसका सिंबल होता है MErCury, मरकरी जिसका सिंबल होता है Hg। तो ब्रोमीन जो होता है ये आपका कहते हैं मरकरी जो होगा ये मेटल में आएगा। कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट पाया जाता है, तो मरकरी आंसर हो जाएगा। कौन सा ऐसा नॉन मेटल नहीं अधातु है जो आपकी लिक्विड स्टेट पाई जाती है, तो ब्रोमीन हो जाएगी, ठीक है। तो आपका ये मरकरी है, तो पूछा ये आपका मरकरी होगा। मरकरी का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, थर्मोमीटर में करते हैं, थर्मोमीटर में, ठीक है। थर्मोमीटर में मरकरी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, मीटर में इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड स्टेट में होता है। तो ये टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है, थर्मोमीटर जो लिक्विड का इस्तेमाल होता है वो मरकरी होता है। तो शाइनिंग अपीयरेंस होता है ये,
और उसकी वॉल पे चिपकता नहीं है, ग्लास जो कांच होता है उस ग्लास की वॉल पे वो चिपकता नहीं है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, आपके काम आएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपके सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन बट एल्युमिनियम इज लेस इजिली कोरोडेड देन आयरन। एल्युमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है कंपेरिजन टू आयरन के, फिर भी इसमें क्रोजन जो है, एल्युमिनियम में क्रोजन कम होता है और आयरन में ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों? ऑप्शन दे रखा है, ऑक्सीजन फॉर्म प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, a form of it is a noble metal, iron undergo reaction easily with water, iron form ions। तो क्या होता है, ऐसा क्यों होता है? तो एल्युमिनियम Al+3 हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है, ठीक है, कंपैरिजन टू किससे? आयरन Fe से। Fe के कंपैरिजन में Fe+2 Fe+3 हाई रिएक्टिव है, ये भी ठीक है। ये आपका लेस रिएक्टिव है, ये रिएक्टिव ज़्यादा, ये कम, फिर भी इसमें Fe में क्रोजन ज़्यादा होता है, एल्युमिनियम में कम होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एल्युमिनियम जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर फॉर्म कर, यानी ऑक्साइड की एक लेयर बना लेता है। एल्युमिनियम पे ऑक्साइड की एक लेयर बन जाएगी, क्या करेगी? ऑक्साइड की लेयर फॉर्म कर लेगा। और जब ऑक्साइड की जब लेयर फॉर्म कर लेता है तो फर्दर आगे रिएक्शन उसमें नहीं होती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर ऑक्सीजन बना लेता है एल्युमिनियम के ऊपर, फर्दर आगे रिएक्शन नहीं होती है। इस वजह से जो एल्युमिनियम हाई रिएक्टिव होने की बावजूद भी वो रिएक्टिव या क्रोडेड कम होता है। तो इस हिसाब से जो होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, ऑक्सीजन फॉर्म ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर विद द एल्युमिनियम, और फिर फर्दर क्रोजन नहीं होगा और इस वजह से ऐसा होता है। तो ए ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इट इंडिकेटेड दैट व्हेन टू और मोर गैसेस रिएक्ट विद वन अनदर देयर वॉल्यूम बियर सिंपल रेशियो। तो जैसे बोले वॉल्यूम की बात कर ले, वॉल्यूम बियर आ सिंपल रेशियो, तो आप याद रखिएगा वो लॉ होता है गे-लुसैक लॉ। कौन, जब वॉल्यूम की बात करेगा कि जो वॉल्यूम होगा, जो रेशियो होगा वो सिंपल रेशियो बनेगा, तो कौन सा लॉ होता है? गे-लुसैक लॉ होता है। तो वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो वॉल्यूम की बात जब भी करेगा तो आपका ये लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसी को लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम को हम गे-लुसैक लॉ भी बोलते हैं। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन दे रखा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन दिया है, तो ये सारे दिए गए हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम इसका सही ऑप्शन है। सिंपल रेशियो वॉल्यूम की बात करेगा तो गे-लुसैक लॉ, और गे-लुसैक लॉ का मतलब वॉल्यूम की बात हो गई। यहाँ पे आ गया अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इक्वल क्वांटिटी 50 ml ऑफ द फॉलोइंग 4 सैंपल्स ऑफ वाटर आर प्लेस्ड इन 4 बीकर में रखा गया है, जिसकी कैपेसिटी है 100 ml। देयर बॉइलिंग पॉइंट आर डिटरमाइंड एक्यूरेटली यूजिंग दिस सेम थर्मामीटर। उनका बॉइलिंग पॉइंट मेजर किया गया। सैंपल ऑफ वाटर विल हैव द लोअर मोस्ट बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू द 3 सैंपल। किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ये पूछ रहा है। ये 4 सैंपल दिए गए, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। याद रखिएगा, ये पॉइंट याद रखिएगा, इसमें याद रखना आपको कि मोर इम्प्योरिटी प्रोपोर्शनल टू हाई बॉइलिंग पॉइंट। मोर इम्प्योरिटीज प्रोपोर्शनल है हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। मोर इम्प्योरिटीज हाई बॉइलिंग पॉइंट की प्रोपोर्शनल होता है, यानी इम्प्योरिटी, मोर इम्प्योरिटी मतलब मोर सॉल्ट डिसॉल्व होगा, उसमें ज्यादा सॉल्ट डिसॉल्व होगा। ज्यादा सॉल्ट डिसॉल्व को उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हाई इम्प्योरिटी या मोर सॉल्ट डिसॉल्व, हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो अब इसको देखें हम जरा, तो अगर इसको हम देखें
तो इम्प्योरिटी की बात करते हैं तो डिजिटल वाटर, डिजिटल वाटर जो होगा, ठीक है, उसमें डिजिटल वाटर के बाद हमारा होता है, फिर आप देख लीजिए मिनरल वाटर, मिनरल वाटर, और फिर हमारा देख लीजिए वेल वाटर, वेल वाटर, और फिर आ जाएगा सी वाटर। ये तो डिजिटल वाटर जो होगा, फिर मिनरल वाटर, वेल वाटर। तो डिजिटल वाटर में जो होगा वो क्या समझ लीजिए कि उसका, उसमें डिजिटल वाटर में सॉल्ट जो डिजोल्व होंगे उसकी मात्रा बहुत कम होती है। फिर मिनरल में जाएंगे तो उसमें कुछ सॉल्ट डिजोल्व होते हैं। वेल वाटर में, कुएं के पानी में और ज़्यादा सॉल्ट डिजोल्व होते हैं। सी वाटर में तो समझ लीजिए कि सॉल्ट की मात्रा सबसे ज़्यादा अगर कहें तो सी वाटर में सॉल्ट की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा इन सब में, तो जिसमें सॉल्ट कम डिजोल्व होंगे, सीधी सी बात है। ज़्यादा सॉल्ट डिजोल्व तो ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, कम सॉल्ट डिजोल्व तो कम बॉइलिंग पॉइंट। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिजिटल वाटर आपका जो आंसर होगा, दैट इज डिजिटल वाटर जो होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, विल हैव द लोअर मोस्ट बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है। तो लोअर मोस्ट जो होगा वो डिजिटल वाटर को याद रखना है। मोर इम्प्योरिटीज हाई बॉइलिंग पॉइंट, यानी मोर इम्प्योरिटीज मतलब जो है मोर सॉल्ट उसमें डिजोल्व होंगे, ठीक है ना। ये क्रम याद रखेंगे। डिजिटल वाटर जो होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर कहेगा, देन मिनरल वाटर, देन वेल वाटर एंड देन सी वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राई आइस। भैया जैसे ड्राई आइस बोलिए, ड्राई आइस में कुछ पढ़ूंगा नहीं उसमें। ड्राई आइस जैसे बोला तो ड्राई आइस किसको कहते हैं, पहले आपको देखना है कि ड्राई आइस जो बोलते हैं उसको बोलते हैं सॉलिड CO2 को। जब मैं वो टॉपिक पढ़ाया हूं, अगर आप देखेंगे जा करके टॉपिक जो वीडियो, पुराने वीडियो जिसमें मैं केमिस्ट्री पढ़ाया उसमें आप देखेंगे तो ड्राई आइस जो होता है सॉलिड CO2 को बोला जाता है। ये जो है फ्रीज करने के लिए जो हम कंटेनर वगैरह लेके जाते हैं, जो मूविंग कंटेनर होते हैं उसमें सॉलिड CO2 होती है, एक रेफ्रिजरेटर के रूप में काम करता है। तो उसमें हम सामान को एक जगह से दूसरी जगह पोर्टेबल सामान को ले जाने का काम करती है, तो उसमें सॉलिड CO2 होती है। अब पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। तो ड्राई इज यूज फॉर मेकिंग कोल्ड बाथ्स इन द लेबोरेटरी बाय मिक्सिंग विद वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। आइडेंटिटी फॉर्म ऑफ ड्राई आइस टू द फॉलोइंग। तो ड्राई आइस गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस बोलते हैं, सॉलिड CO को ड्राई आइस बोला जाता है, जो पोर्टेबल रेफ्रिजरेटर के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं, जो चीज़ों को ठंडा करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन, एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड बेस टर्न रेड लिटमस ब्लू। बिल्कुल सही है। एसिड जो होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है, बेस जो होता है वो क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। एज अ स्टूडेंट टेस्टेड द लिक्विड विद रेड लिटमस पेपर, उसने लिया, विच रिमेन रेड विद नो चेंज। दिस शो दैट लिक्विड क्या है, वो जो लिक्विड इसमें डिजोल्व किया उसने रेड लिया और उसने वो जब उसको डिप किया तो वो रिमेन रेड, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। दिस शो द लिक्विड है क्या, इज नॉट द बेस, इज नॉट अ एसिड, इज नाइदर एन एसिड नॉर अ बेस, मस्ट बी अ प्योर वाटर। तो सीधी सी बात है, जब उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ना वो ब्लू हुआ या रेड हुआ, तो उसका सी ऑप्शन हो जाएगा, नाइदर एन एसिड नॉर अ बेस। ना ही वो एसिड है और ना ही बेस है। तो डिप किया और उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं हुआ, तो ना ही वो एसिड है और ना ही वो बेस है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग बेसिस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग इनको क्रम में लगाना है, ये पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ भाई क्या आता है कि एसिड क्या होता है, व्हाट इज एसिड। तो सिंपल सी बात कहें, H+ आयन क्या करे, वो रिलीज करता है। जो H+ आयन क्या करे, रिलीज करे या लूज करे, उसे हम एसिड कहेंगे। सिंपल भाषा में बता रहे हैं। और बेस क्या होगा, जो H+ आयन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, वो हमारा क्या होगा, जो H+ आयन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, वो क्या होगा, बेस होगा। और एसिड बेस का जो बात करते हैं, तो जो इसकी pH स्केल होती है, इसका इस्तेमाल हम एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए करते हैं। तो जिसकी रीडिंग होती है 0 से 14,
और यहाँ पे 7 से 0 के बीच में होता है तो आपका एसिड रहेगा, 7 से 14 के बीच में रहेगा तो आपका बेस रहेगा, और 7 है तो क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। तो 0 से 7 के बीच में है तो आपका वो एसिड हो जाएगा, 7 to 14 के बीच में तो आपका बेस हो जाएगा, और 7 है तो न्यूट्रल रहेगा। अकॉर्डिंग टू बेसिक इसको आपको स्ट्रेंथ लगाना है कि कौन किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो आपका जो होगा सबसे पहले आ जाएगा दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, फिर आपका आ जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड, AlOH का होल थ्राइस, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और उसके बाद आएगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो क्रम देखा जाए तो पहले अमोनियम, फिर एल्युमिनियम, फिर मैग्नीशियम, और लास्ट में सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि अमोनियम आ गया 4 3 2 1, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी सोडियम हाइड्रोक्साइड से, उससे कम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उससे कम एल्युमिनियम ऑक्साइड की, सबसे कम अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी आज के लिए इतना है ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हम छोटे छोटे तरीके से कम क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि आप उसको पढ़ें, उसको रिवाइज करें, ठीक है।